हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज के हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज है 22 सितंबर और आज के दिल्ली एडिशन को हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। सबसे पहले, इंडिया कंसिडर्स रेसिप्रोकल स्टेप्स टू यूके's क्वारंटाइन रूल्स। समझ आ रही है, लॉजिकल सी बात है यहाँ पे। तो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम्स के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दे हैड अ मीटिंग एंड उसमें दे टॉक्ड अबाउट द क्वारंटाइन रूल्स। नेक्स्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द जियोपॉलिटिक्स GS2, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो अमिड ऑस्ट्रेलिया ऑकस ऑकस रो मोदी स्पीक्स विद मैक्रोन। तो ये ऑकस है क्या? ऑकस है, अगर आप देखिए यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए, ठीक है। इनके बीच में एक अलायंस हुआ है जिसकी वजह से फ्रांस नाराज है और इंडिया भी थोड़ा सा खुश नहीं है। एंड लाइकवाइज बिकॉज ऑफ दिस अलायंस चाइना भी खुश नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट इसके ऊपर एक ओपिनियन भी था। मैं आई विल बी एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, दैट इज व्हाई आई वोंट बी कवरिंग दिस ओपिनियन एज सच, बट जो भी उसके अंदर लिटरेचर है वो हम कवर कर चुके होंगे। इसी की कंटिन्यूटी में नो लिंक बिटवीन ऑकस एंड कॉड, कौन कह रहे हैं? इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने ये रिमार्क पास किया है। तो अगेन हम देखेंगे कि क्या क्यों लिंक नहीं है या क्या लिंक है, दोनों चीजें यहाँ पे देखेंगे। फिर अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है व्हेन इट कम्स टू एंट्री ऑफ वुमेन इन द आर्म फोर्सेस। तो अभी कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वुमेन की जो वुमेन ऑफिसर्स जो होती थी दैट वाज अंडर द टेम्पररी शॉर्ट सर्विस कमीशन में होती थी, तो उनको एक फुल टर्म नहीं मिलता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई फुल टर्म क्यों नहीं मिलता, तो फुल टर्म लगा दिया वहां पे। अब उन्होंने कहा है कि वुमेन की एंट्री एनडीए में भी होनी चाहिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो 12th क्लास के बाद जो एग्जाम होता है एनडीए का टेकन बाय यूपीएससी, तो उसमें वुमेन की एंट्री होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर डाला तो गवर्नमेंट ने ये किया। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देन विद रेफरेंस टू एन इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, बेसिकली द नागा अकॉर्ड, ठीक है। नागा अकॉर्ड साइन हुआ था बिटवीन दिस ग्रुप NSC एंड IM, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उनके साथ एंड मोदी गवर्नमेंट दे हैड अ डील जिसको नागा अकॉर्ड कहते हैं। हमको पता नहीं है क्या एक्चुअल में। तो अभी रिसेंटली असम और नागालैंड के CM दे मेट विद इसका जो NSCN में जो M है, महुआ, तो उनको वो मिले थे अभी रिसेंटली। तो इसकी क्या डेवलपमेंट है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है, छोटा सा हम इसको समझेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो दिल्ली के रेफरेंस में देयर इज दिस न्यूज कि 7th सेरो सर्वे होगा। 7th सर्वे होगा। अब दिल्ली का स्टेट सेरो सर्वे करवा क्यों रहा है? एक चीज है कि सेरो सर्वे है क्या, व्हाट इज इट, दैट इज द साइंस वाला पार्ट, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि जो सेरो सर्वे इस बार होगा वो स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक क्यों होगा, ज्यादा डिटेल्स क्यों मिलेंगी, दैट इज ऑल्सो साइंस एंड टेक। बट हमारे यूपीएससी में तो पॉलिसी आती है, तो साइंस एंड पॉलिसी दे आर मर्ज टुगेदर ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देन नेक्स्ट वन इज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। हमारे यूएस के जो प्रेसिडेंट है बाइडेन, उन्होंने अपकमिंग यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, वहां पे उन्होंने एक रिमार्क पास किया है दैट यूएस डज नॉट सीक अ कोल्ड वॉर। एंड कोल्ड वॉर विद हुम? कोल्ड वॉर विद चाइना। बोला नहीं, नाम नहीं लिया, पर समझ सबको आ गई ये बात। अब कनाडा के अंदर, कनाडा में जो लीडर थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, जस्टिन ट्रूडो, राइट, ही हैज बीन एबल टू गेट द मेजॉरिटी ऑल ओवर अगेन। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो पावर अपनी रिटेन करते हैं। अब इनके साथ थोड़ी सी मोदी गवर्नमेंट की बनती नहीं है। इवन इनफैक्ट पंजाब CM ऑल्सो, पुराने जो CM थे अमरिंदर सिंह, उनकी भी बनती नहीं थी, बिकॉज दे फेल्ट दैट जस्टिन ट्रूडो की जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज सपोर्टिव ऑफ द खालिस्तानी कॉज। तो दैट इज वाई देयर आर सर्टन टेंशंस थोड़ी रही है। अब जस्टिन ट्रूडो विल रिमेन इन पावर, तो उस पर इंडिया और कनाडा के रिलेशंस पे क्या फर्क पड़ना चाहिए, दैट शुड बी द थॉट प्रोसेस गोइंग अहेड विद दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज इंडिया एडेड 520 मेगावाट इन रूफटॉप सोलर इन Q2 2021। 520 मेगावाट ऑन इन रूफटॉप, इसका मतलब तो हो गया कि घरों के ऊपर, ऑफिसेस के ऊपर जो भी रूफ होती है वहां पे सोलर लगा देंगे।
Naturally, that means our policy is towards moving towards renewables, and this is in line with the issue of climate change. ठीक है, क्लाइमेट चेंज है हमारी कमिटमेंट्स अंडर COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पेरिस समिट, एंड इंडिया के कुछ गोल्स है, ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड गोल्स। तो इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे ब्रीफली, इनके बारे में और पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे तो बस इतना ही बताया था। चलिए देखते हैं। इंडिया कंसिडर्स रेसिप्रोकल स्टेप्स टू यूकेस क्वारंटाइन रूल्स। एक तो ये यहाँ पे है, और दूसरी चीज ये है अमिड ऑकस रो मोदी स्पीक्स विद मैक्रॉन। चलो इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई होंगी। तो ऑब्वियसली दे मस्ट हैव टॉक्ड ऑन वैरायटी ऑफ इश्यूज अदर देन क्वारंटाइन वाला, ऑन number of issues they must have talked, but one of the touching points, one of the things that India does not like is the issue of कि इंडिया से अगर कोई यूके जाता है, राइट, तो उसको इवन इफ द पर्सन इज वैक्सीनेटेड विद विच वैक्सीन, कोविशील्ड, तो कोवैक्सीन को तो WHO रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक है, स्पुतनिक भी रिकॉग्नाइज नहीं है। तो इवन इफ द पर्सन इज वैक्सीनेटेड विद कोविशील्ड, एंड मैं कोविशील्ड बार बार क्यों बोल रहे हैं हम लोग, बिकॉज कोविशील्ड की जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप करी थी। ऑक्सफोर्ड को पता है यूनाइटेड किंगडम्स में है। सो फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इट कम्स टू इंडिया एंड डेवलप्ड बाय सेरम इंस्टीट्यूट, SII, उन्होंने बनाया इसको। तो इवन देन इफ अ पर्सन गोज, दैट पर्सन विल बी मैंडेटरी 10 डेज का उसके ऊपर क्वारंटाइन लगेगा। तो इंडिया बोल रहा है अगर आपको ऐसे काम करना है तो ठीक है, आपका वहां पे कोई आएगा इंडिया में तो उसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। दिस पॉलिसी ऑफ योर्स, इवन व्हेन द साइंस टेक्नोलॉजी हैज कम फ्रॉम योर ओन कंट्री यूनाइटेड किंगडम्स, आप अगर हमको ऐसे डिस्क्रिमिनेट करोगे तो हम भी ऐसे ही करेंगे। सो विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो ये बात हुई है यहाँ पे। अब आ जाते हैं अबाउट द ऑकस रो। एक बार ये थोड़ा विजुअलाइज कर लो। चाइना है, ठीक है, ये आपका साउथ चाइना सी और ये वाला रीजन है। सो दिस इज चाइना। चाइना इज लाइक एन उल्टा, आपका उल्टा सी बेसिकली, ठीक है। तो आपका चाइना हो गया। यहाँ पे आपके एशियन कंट्रीज हो गई, आइलैंड कंट्रीज, एशियन कंट्रीज हो गई, एंड उसके साथ में आ गया ऑस्ट्रेलिया। अभी रिसेंट टाइम्स में चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत टेंशन रही है। चाइना के रेफरेंस में आजकल बोलते हैं कोई वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, कोई भी कुछ चाइना के अगेंस्ट बोलता है बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया, अच्छा, इनके बीच ट्रेड वॉर चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया वी शुड हैव एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द कि कोरोना वायरस कहाँ से आया है। इन्होंने बोला हाँ ठीक है, हम आपके ऊपर मिसाइल फेंक देंगे। मतलब टेंशंस वर रियली रियली बैड, एंड समवेयर डाउन द लाइन देयर वाज अ रियलाइजेशन इन ऑस्ट्रेलिया कि आर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, क्योंकि ये सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे, हमारी सिक्योरिटी खतरे में है, ठीक है। इससे कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में एक डील हुई थी ऑन सबमरीन्स, कि सबमरीन सप्लाई करेंगे। कौन सी सबमरीन? जो डीजल पावर्ड होती है, कन्वेंशनल सबमरीन्स। तभी यहाँ पे आप देखिए इस हेडलाइन के अंदर, अमिड ऑकस रो मोदी स्पीक्स विद मैक्रॉन। मैक्रॉन तो की है थोड़े, फ्रांस के प्रेसिडेंट, तो उन्होंने डील करी थी। बट अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और यूएस साथ में, यूके भी बैठ गया चुपचाप से, फायदा उठा लिया। तो यूएस की आपको पता होगा वो जो सारे वॉर्स होते हैं, जैसे अफगान वॉर, वो नेवल कैरियर होते हैं उनके, दे आर पावर्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर पावर्ड है, एक बार बना दी वो 20-25 साल चलती रहती है वो बिना एनी प्रॉब्लम। तो उसको रिफ्यूलिंग वगैरह कोई चक्कर नहीं है। तो लंबे वॉर्स, दूर दूर जाना है, उसके लिए बहुत सूटेबल है। तो ये लोग इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, यूएस को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने के लिए इनको पावर दे रहे हैं। तो इससे ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली फायदा होगा। एक एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है जो बहुत क्लोजली गार्डेड है, ठीक है, ये इनको टेक्नोलॉजी मिल रही है, एंड देयरफॉर इन्होंने कहा भैया हमको आपकी सबमरीन अब नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी जो डील हुई थी विद इन ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस, उसको कैंसिल कर लिया और इनके बीच में अग्रीमेंट हो गई। कहते आप समझिए हमारी बात को, फ्रांस को बोल रहे हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है। ये भाई साहब बैठे हैं चाइना वाले, हमें बहुत थ्रेटन करते हैं, छोटी छोटी बातें बोल देते हैं, मिसाइल फेंक देंगे आपके ऊपर। कहते ऐसे नहीं चल सकता ना, तो इसीलिए हम इनके साथ यहाँ पे डील कर रहे हैं। अब इस रेफरेंस में
इंडिया कंफ्यूज हो रखा है। एक तो फ्रांस को बोलती है चल भाई आजा इधर, बुरा मत मान, हम मतलब ठीक है ऐसे हो गया तो ठीक है, हमारा रेफाल है ना, हम भी सबमरीन ले सकते हैं तुमसे। तो इंडिया एंड फ्रांस आर टॉकिंग, बट इंडिया भी बुरा मान गया कि यार हमको तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं देते, ऑस्ट्रेलिया को आराम से दे दी। ऑस्ट्रेलिया को दे दी, क्या वो ज्यादा सके हो गए तुम्हारे? हम लोग आपके साथ इतने डिफेंस डील्स कर रहे हैं, इतने कॉपरेशन कर रहे हैं, हर एक पैरामीटर्स पे यूएस इंडिया चल रहे हैं, और आप हमको न्यूक्लियर नहीं देते। तो एक तो ये बात हो रही है। अब इस रेफरेंस में इंडिया अब कंफ्यूज, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री स्ट्रांग होती है इस रीजन के अंदर, जो साउथ चाइना सी प्रॉब्लम है, समवेयर डाउन द लाइन दिस विल पुट प्रेशर ऑन चाइना। चाइना पे प्रेशर होगा तो जो लैंड बॉर्डर इशू है बिटवीन चाइना एंड इंडिया वो कम होगा। सो देयरफॉर इंडिया इज नॉट टेकिंग अ वेरी वोकल स्टैंड ऑन दिस। ठीक है, इंडिया ऑल्सो वांट दिस टेक्नोलॉजी, पर उसको डिनाई किया जा रहा है। बट इट इज नॉट टेकिंग अ वेरी वोकल स्टैंड बिकॉज स्ट्रैटेजिकली इट इज एडवांटेजेस टू इंडिया। तो यही सारा ओपिनियन में था, लेकिन आई रेड लॉट ऑफ अदर ओपिनियंस, तो मैंने इसको आज कवर नहीं किया यहाँ पे, बट बाय एंड लार्ज इट इज द सेम थिंग। चलिए अब नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब ये बोल रहे हैं नो लिंक बिटवीन ऑकस एंड कॉर्ड। क्यों भाई, ऑकस एंड कॉर्ड के बीच में क्यों नहीं लिंक है? डेफिनेटली एक लिंक है। कॉर्ड है द ग्रुपिंग ऑफ, कॉर्ड इज द ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्रीज, नेमली यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया। ठीक है, इंडिया भूल जाते हैं, इंडिया हमारी कंट्री है, बट तो दीज कंट्रीज आर देयर ओवर हियर, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया, एंड दे टॉक अबाउट द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। और सबको पता है द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन विद रेफरेंस टू द साउथ चाइना सी। चाइना इज इंटेंडिंग टू मोनोपोलाइज द एंटायर साउथ चाइना सी रीजन, तो इसके रेफरेंस में है। ये जो ऑकस वाला हुआ है, इन अ वे इट इज ऑल्सो अबाउट द सिक्योरिटी है, बट समवेयर इट इज अबाउट द कंटेनमेंट ऑफ चाइना, तभी तो यूएस इसमें लगा है। सो दिस इशू इज ओवर हेयर। अब अगर इंडिया, अगर ये मान लीजिए एक डिफेंस, एक स्ट्रैटेजिक अलायंस यहाँ पे हो रही है, और इंडिया बोले कि हम ऑकस के साथ है, तो इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन और बढ़ जाएगी, एंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की जो स्कोप है वो कम हो जाएगी। सो दिस इज द इशू ओवर हियर। बट येस, ऑकस इज बेसिकली अ पार्टनरशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस एंड यूके, दैट इज व्हाट इंडिया इज सेइंग। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी, वो बोल रही है कि ये इन दोनों का मामला है, आप ऑकस को, कॉर्ड को मत मान लीजिए। सिर्फ ये तो इसमें सिर्फ यूएस और ऑस्ट्रेलिया ही है, जापान इंडिया तो है भी नहीं इसके अंदर। और कॉर्ड का जो इनिशिएटिव है दैट इज मच वास्ट, ठीक है, इससे कहीं ज़्यादा है। इट इज़ टॉकिंग अबाउट द पैंडमिक, आजकल न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 4 कंट्रीज के बीच में इट इज़, इनका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू AUKUS, which is only between Australia, UK and USA, and it is primarily from the point of view strategic alliance है with the security problem of South China Sea। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात करी है। बाकी अभी यूएस और इंडिया मिलेंगे UNGA में, वैसे भी मिलते रहेंगे। सो व्हेन दे मीट, फर्स्ट टाइम फिजिकल मीट होगी बिटवीन मोदी एंड बाइडेन, तो दोनों हैंडशेक करते हैं आजकल ऐसे। सो व्हेन दे विल मीट, right, so they will talk on a number of issues over here, including ये वाले issues, यहाँ पे अफगान वाला जो issue है, and then they will talk about the green strategic clean energy partnership। तो how can India, obviously technology उनके पास है, तो how can we move towards the greener technology, तो उसके बारे में बात करेंगे। we'll talk about the defense deals, the areas of defense cooperation between इंडिया एंड यूएसए। तो ये सारे इश्यूज पे यहाँ पे बात करेंगे। बियॉन्ड दिस, इंडिया को कंसर्न था अबाउट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन मतलब कि एक बात करी जा रही है कि यूएस इज गिविंग न्यूक्लियर आर्म्स टू ऑस्ट्रेलिया। वो कह रहे नहीं, इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है, तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ इशू ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जब वर्ड यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स। Next is process to induct women into NDA by May 2022। ठीक है, तो पहले एक बार तो ये सारा हेडलाइन देख लेते हैं, बाकी फिर बाद में इश्यूज देखेंगे। तो हेडलाइन कुछ ऐसी है, हेडिंग हमारी यहाँ पे, दैट इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट ने आगे पूछा आर्मी को, नेवी को और
आपके नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं एक मिनट, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो पूछा कि बेसिकली बात हो रही थी अबाउट परमानेंट कमीशन गिवन टू वुमेन। तो पहले जो एंट्री होती थी दैट वाज प्राइमरीली थ्रू द ओटीए, ठीक है, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी हो गई जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, लाइकवाइज फॉर नेवल अकेडमी एंड एयरफोर्स अकेडमी, उसमें एंट्री होती थी। एंड दिस वाज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन, मतलब मैक्सिमम 14 ईयर्स। बट बाद में दे स्टार्टेड एक PIL फाइल की, कहते कि यार 14 साल क्यों, व्हाट इज द रैशनल फॉर इट, व्हाई कांट वी सर्व द एंटायर टर्म, व्हाई दैट डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर। सो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट टुक द स्टैंड ऑन द जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, और उन्होंने कहा कि परमानेंट कमीशन होना चाहिए, तो मैंडेटरी हो गया, डायरेक्शन दिया गवर्नमेंट को एंड इसको मैंडेटरी कर दिया। अब इस रेफरेंस में हमारे आर्मी के उस टाइम पे चीफ थे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, एंड नेवी एंड एयरफोर्स सेपरेट। आर्मी वॉज अगेंस्ट इट, आर्मी कहते भाई नहीं एक साथ काम कर सकते, दे में बी इशूज, बट नेवी एंड एयरफोर्स वर सेइंग दैट यस दे वर इन द कॉम्बैटिव रोल ऑल्सो। मान लीजिए वो एयरफोर्स में है, जैसे कि आपका क्या हुआ, वो MiG-21 का जो क्रैश हुआ था, आपका वर्धमान, विंग कमांडर वर्धमान, so that support, ground support was being provided, intelligence was being provided by women officer at that time. And likewise for Navy also, वो plane से जो surveillance करते हैं और वो सब as pilots, all of them they are doing it. So anyways, so this was accepted, women in combative role also, और permanent commission का भी हो गया यहाँ पे। अब बात कर रहे हैं कि अगर हमने परमानेंट कमीशन दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको परमानेंट कमीशन का ऑर्डर दे चुके हैं, वुमेन आर एनरोल्ड, so there is no reason for women not to be able to write the NDA exam. NDA exam is the entrance to all the 3 services, ठीक है, 12th के बाद होता है, या फिर वो आपका टेक्निकल एंट्री स्कीम होता है 12th के बाद, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो उसके बाद SSP होता है फॉर श्योर। तो NDA में क्यों नहीं हो सकती, नेशनल डिफेंस अकेडमी में एंट्रेंस? तो ये उन्होंने बोला, कहते अगर आप नहीं करोगे तो हम धक्के से कर देंगे, we will interfere into your affairs, so you do it by yourself. So ultimately UPSC को directions दिए गवर्नमेंट ने, and now they are incorporating the वुमेन की एंट्री के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो इस रेफरेंस में बोल रहे हैं that they are focusing on creating infrastructure for women, एंड करिकुलम जो है या फिजिकल ट्रेनिंग है उसके बारे में काम कर रहे हैं कि क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए फॉर मेन एंड वुमेन। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि कैपेबिलिटी ऑफ द NDA टू अब्जॉर्ब द इंटेक, उस पर काम कर रहे हैं। व्हाट विल बी द कैडर स्ट्रक्चर, कि आर्मी में इतने हैं, रेजिमेंट में इतने हैं, ये वाला कॉम्बैटिव में इतने लोग जाएंगे, ये इतने लोग जाएंगे, तो वो सारे यहाँ पे देख रहे हैं। व्हाट विल बी द डाउन स्ट्रीम इफेक्ट एंड एनविसेज रिक्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बाय द, हर एक डिफेंस सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दे विल पुट वुमेन इनटू द सर्विसेज। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब द लार्जर इशू दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज, वन, इज दिस एन केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच, जहां पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप एग्जीक्यूटिव, आप वुमेन की एंट्री कराइए। Executive had certain reservations कि women की entry as permanent या फिर NDA में they had certain reservations. So here we see that the Supreme Court or the judiciary is entering into the policy, executive की क्या policy होनी चाहिए। Somewhere down the line it is a case of judicial overreach, ठीक है, that's very very close to judicial overreach. So this can be a question, हम judicial overreach पे भी expect a question in general studies too, so this can be one of the examples. Beyond this, the other issue is pros and cons of women in defense forces. So I was reading certain articles इसी के reference में, and specifically what was concerning to me was women in combative roles. ठीक है, डिफेंस फोर्सेस में तो है ही आजकल, बट व्हाट अबाउट एक्टिव कॉम्बैट? अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अबाउट एयरफोर्स एंड नेवी ऑल्सो, सो दैट वाज वो लोग एक्चुअली जाके लड़ाई नहीं कर रहे थे, दे वर गिविंग सपोर्ट। एक्चुअल जो लड़ाई होगी, जो फील्ड पे लड़ाई होगी, वो वाली लड़ाई थी भी नहीं अभी तक। सो व्हाट विल हैपन, देयर आर सर्टेन कंट्रीज, अबाउट 10-11 कंट्रीज हु हैव वुमेन इन कॉम्बैटिव रोल्स, ठीक है। तो प्रोज एंड कॉन्स इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो वन प्रो वाज दैट आजकल जो कंट्रीज वॉर कर रही है, मान लीजिए USA एंड दे आर डिप्लॉयड इन अफगानिस्तान, सो समवेयर इट इज ईजियर फॉर द वुमेन to engage with the other women officers, other women of that particular community,
सिविल, जो बाकी मेन के साथ का बात नहीं करती। फिर आजकल देखा जा रहा है दैट इवन द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर हायरिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इस रेफरेंस में भी इट मे बी एडवांटेजेस टू हैव वुमेन ऑफिसर्स इन दी आर्म्ड फोर्सेस एक्टिव कॉम्बैट के अंदर। एंड दूसरी बात है दैट मे बी जो आज की डेट में हम है, द एडवांसमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस, मे बी टू जस्ट स्टीरियोटाइप ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स कि दिस इज द वीकर सेक्स जैसे बोलते हैं, दिस मे बी एन इनकरेक्ट जजमेंट। सो दीज आर सर्टन व्यूज इन रेफरेंस टू द पॉजिटिव्स, ठीक है। नेगेटिव्स के आप खुद देख लेना, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है कभी कभी। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, Assam Nagaland CMs hold talks with NSE and IM. So I told you that NSE and IM, Isaac Muiva, is basically a very militant organization जिनका डिमांड है to create, I think यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, to create a separate state of for Nagas which is known as Nagaland. ठीक है, ये नागालैंड है आपका। So what they want is a separate state known as Nagaland, and this includes certain नागा कम्युनिटीज, इसके जो कंटीजियस है नागा स्टेट के, प्लस म्यांमार के अंदर जो नागा है, ठीक है, ये वाली कम्युनिटी यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी है, मणिपुर में भी है, तो हर एक स्टेट के अंदर है। सो दे वांट टू कार्व आउट अ ग्रेटर स्टेट। तो पहले NSCN की डिमांड थी दैट दे वांटेड टू क्रिएट अ नागालैंड। अभी म्यांमार वाली बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, सो दे बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस। अब नेचुरली इफ द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स वुड बी कार्व्ड आउट, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। असम को प्रॉब्लम होगा, आपका मणिपुर का प्रॉब्लम होगा, अरुणाचल को प्रॉब्लम होगा, जो कंटेजियस स्टेट्स है उनको दिक्कत आने वाली है यहाँ पे। तो नागा अकॉर्ड, वी डू नॉट नो व्हाट रियली हैपेंड व्हेन इट टुक प्लेस बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड नॉट रियली प्राइम मिनिस्टर मोदी, बिटवीन सेंटर एंड NSCN ग्रुप, बट वी नो दैट उनका कोर डिमांड है नागालैंड का, एंड देयर आर सेपरेट स्टेट्स ओवर हियर। अब इस रेफरेंस में इंडिया के जो होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह, उन्होंने असम के चीफ मिनिस्टर को बोला दीमापुर भेजा, ठीक है, दीमापुर यहाँ पे कहीं है, कोहिमा के लेफ्ट में, वेस्ट में, तो इन्होंने यहाँ पे इनको भेजा। गिवन दैट इट्स बिलीव्ड दैट मिस्टर शर्मा, ठीक है, यहाँ पे जो बिस्वा शर्मा जो है, इनकी अवेयरनेस अबाउट द नॉर्थ ईस्ट इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो ही इज़ ऑल्सो इन चार्ज ऑफ जो नॉर्थ ईस्ट में जो एक्टिविटीज़ हो रही है बीजेपी की इलेक्टोरल, वो सब इनका ये लोग देख रहे हैं, तो इनको इसका अवेयरनेस अच्छा है। प्लस नागालैंड के CM, सो दे मेट विद मिस्टर चुंगलांग मोइवा, माई प्रोनाउंसिएशन में भी रॉन्ग बट यस, मिस्टर मोइवा जो आपका यहाँ पे है, तो इनसे इनकी बात हुई है। अगेन व्हाट हैपेंड हियर इज नॉट मेड पब्लिक, कुछ पता नहीं है, बट मे बी वॉट मे हैपन इज, अगर ये स्टेट्स की डिमांड फुलफिल नहीं होती, मतलब बाकी स्टेट्स की टेरिटरीज, देन मे बी द नागाज हेयर कुड बी गिवन, जो दूसरे स्टेट्स के अंदर है उनको और ऑटोनॉमी मिल सकती है, मे बी दैट मे हैपन। सो वील हैव टू सी व्हाट innovativeness is being applied over here. Next is 7 sero survey likely to start this week. Okay, so the big question is, what is sero survey? सीरो सर्वे हो गया या सेरोलॉजिकल सर्वे। अब सेरोलॉजिकल सर्वे यहाँ लिखा हुआ है, इसका बेसिक काम ये होता है कि रैंडमली कुछ पॉपुलेशन में से उनका ब्लड टेस्ट लिया, ठीक है, ब्लड टेस्ट से लेके उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि एंटीबॉडीज है या नहीं। कौन सी एंटीबॉडीज, हम कोविड की बात कर रहे हैं तो कोविड के रेफरेंस में एंटीबॉडीज। अब यहाँ पे दे आर, जो ब्लड सैंपल्स होते हैं उसमें दे लुक फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन G, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज स्पेल्ड, इम्यूनोग्लोबुलिन G। सो दीज आर, मतलब जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होती है, कोई भी इन्फेक्शन होती है, सो हमें पता है कि ब्लड एंटीबॉडीज बनाते हैं इन रिस्पॉन्स टू द वायरस। तो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन M आता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है, इसके बाद ये सबसाइड कर देता है एंड सब्सिक्वेंटली लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आती है इम्यूनोग्लोबुलिन G। तो इससे पता लगता है कि बॉडी के अंदर क्या इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स है टू अ पर्टिकुलर डिजीज। तो दिस इज एन इंडिकेटिव ऑफ एंटीबॉडीज। अभी ये क्या बात कर रहे हैं कि IgG ये जो है, दिस में नॉट बी एडिक्वेट, सो व्हाट आर द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, और इसके ऊपर और डिटेल रिसर्च करेंगे एंड आइडेंटिफाई एंटीबॉडीज दैट आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू कोविड, तो इसके बारे में डेटा निकालेंगे।
अब ये डेटा से करेंगे क्या? डेटा से पता लगता है कि इंडिया के अंदर या स्पेसिफिकली दिल्ली के अंदर हर्ड इम्यूनिटी कितनी है। अगर दिल्ली के अंदर हर्ड इम्यूनिटी है तो शायद बाकी जगहों में भी क्या होगा। इस रेफरेंस से हमें पता लगता है कि हमें हेल्थ केयर पे कितना फोकस करना चाहिए, ठीक है। वायरस इन्फेक्ट होने के रिस्क कितनी है, चांसेस कितनी, हमें वो पता लगता है। एंड लाइकवाइज व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, हमें इकोनॉमी खोलनी चाहिए, नहीं खोलनी चाहिए, सारा कुछ इससे जुड़ा हुआ है इन अ वे, ठीक है। सो वी कैन कीप एक्सपैंडिंग ओवर हियर. So that is what it is actually. So we can expect, maybe we can expect a question on GS3 like what is the serological survey, discuss its significance of the findings. So you may have to define serological survey, थोड़ा सा बता दीजिए IgG वाला concept को, ठीक है। अभी recent development of identifying neutralizing antibodies to be more specific, और उसके बाद बता दीजिए भाई क्या impact होगा, क्या significance होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए अपना। तो पॉलिसी वाइज आप ऐसा सोचना शुरू कीजिए, आपका पेपर आराम से निकलना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सो कस्तूरी रंगन, ही वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो, ठीक है। तो कस्तूरी रंगन टू लीड सिलेबस पैनल, इनके ऊपर इतना खास क्यों? बिकॉज ही वॉज चेयरिंग, ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसके परस्यूएंस में दे आर फॉर्मिंग दिस बॉडी नोन एज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। ये बॉडी बनाई जा रही है जिनका काम है, ऑब्वियसली नाम देखिए करिकुलम, तो क्या करिकुलम होगा स्कूल के लिए, क्या सिलेबस होगा, क्या पेडागॉजीज होगी, वो सब ये बताएंगे यहाँ पे। और इनको 3 ईयर का टाइम पीरियड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, ये रिपीट हो गया यहाँ पे, दिस द सेम थिंग हमने जो न्यूज में करा था इंडिया वाला, सेम ही है। सीज फायर अलोंग लाइन ऑफ कंट्रोल एक्सपेक्टेड टू होल्ड, ठीक है। पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो एलओसी हो जाता है कश्मीर वाला साइड, जब चाइना की बात करते हैं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। अब यहाँ पे दिस ईयर स्पेसिफिकली हैज बीन अ पीरियड ऑफ पीस, ज़्यादा इंसिडेंट्स नहीं हुए हैं। अगर हम लास्ट ईयर्स के हिसाब से देखें सो 4645 इन 2020-2019 के अंदर 3168, बट इस साल के अंदर हम देख रहे हैं 592, बहुत कम है एज कंपेयर टू 4600, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी लेस। अब कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि दिस इज बेसिकली बिकॉज पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रखा है खूब सारा। कौन सा प्रेशर आ रखा है? अफगानिस्तान में वो तालिबान वाला जो इशू हुआ है वहाँ पे, सो दे आर एंगेज्ड इन द, तालिबान और पाकिस्तान का नेक्सस तो है ही है, बट दे आर एंगेज्ड इन दोज अफेयर्स। दूसरी बात है यूएस से प्रेशर है, प्लस FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिनका जो FATF बेसिकली बोलती है कि कोई भी कंट्री दे हैव टू एंश्योर दैट दे टेक एडिक्वेट मेजर्स ऑफ स्टॉपिंग फाइनेंसेस ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो कहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट फुलफिलिंग इट्स कमिटमेंट एंड देयरफॉर दिस इज इन द ग्रे लिस्ट, एंड इंडिया इज ट्राइंग टू पुट प्रेशर सो दैट ग्रे से ब्लैक में हो जाए, ठीक है। समझ आ रही है ना, ग्रे हल्का होता है, ब्लैक काला होता है, और तो मतलब ब्लैक ज़्यादा डेंजरस है। तो यहाँ पे ये बात कर रही है। हमारे कंसर्न में जो है, अगर आप GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इंटरनल सिक्योरिटी, सीज फायर तो ठीक है, कम हो गया, अच्छी बात है, बट लोकल रिक्रूटमेंट ऑफ मिलिटेंट्स, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। पहले हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर रहे थे तो वी वर एबल टू आइडेंटिफाई, हाँ यार ये दूसरा आदमी है, इट्स ईजी टू सेग्रीगेट। But local recruitment is a cause of concern. It means people of Kashmir are not very happy. It's indicative, right? May not mean, but it's indicative कि local youth is not very happy. There are certain problems, political, social, economic, that needs to be rectified. So this needs to be corrected. And in यहाँ पे सबसे important organization है local youths वाली, that is Hizbul Mujahideen. So this has to be corrected, this thing, because अगर local recruitment हो रही है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर पाकिस्तान, कंट्री लाइक पाकिस्तान, वो फाइनेंसेस दे, ट्रेनिंग दे, कुछ भी दे, बहुत इजी है एज कम्पेयर टू किसी को ट्रेन किया और सीधा दूसरी जगह भेजा अटैक करने के लिए इंडिया के अंदर, तो उससे रिलेटिवली बहुत सिंपल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। एंड दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ अ डिसअफेक्शन अमंग्स द लोकल यूथ, दे आर बीइंग स्वेड अवे, सो मोर नीड्स टू बी डन ऑन द लाइन्स ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फेयर प्लस मिलिट्री एक्शन। चलिए नेक्स्ट, फर्टिलिटी रेट्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स कन्वर्जिंग। सो GS1 पॉपुलेशन, ठीक है। अब नॉर्मली वी एसोशिएट कि मुस्लिम्स पॉपुलेशन रेट इज हायर, ठीक है, लोग बोलते रहते हैं कुछ भी,
तो यहाँ पे देख रहे हैं दैट अक्रॉस वेरियस कम्युनिटीज, ठीक है, तो हमारे पास 2015 तक का डेटा है आज के न्यूज़पेपर में. सो फर्टिलिटी रेट इज कमिंग डाउन फ्रॉम 1992 में 4.4 था, बाकी कम्युनिटीज का भी हाई था. सो नाउ दिस हैज कम डाउन टू 2.6. और जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है, रिप्लेसमेंट लेवल मतलब अ वुमेन बेयरिंग एज मेनी चिल्ड्रन सो दैट उनकी पॉपुलेशन स्टेबल रहे. फर्टिलिटी रेट ये होता है, ठीक है. फर्टिलिटी रेट मतलब वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज कितने बच्चे पैदा करती है, एंड रिप्लेसमेंट इज कितने लेवल तक करना चाहिए सो दैट पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल. सो दिस इज अबाउट 2.1. सो यहाँ पे देख लीजिए 2.1 कौन सा है, 2.1 से कम कौन सा है. सो जैन हैज अ प्रॉब्लम ओवर हियर, जैनिज्म. सो नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग टू कम डाउन हियर. Likewise for Sikh, but for Hindu, and Hindu is at the right level, Christian is at the right level, Muslims का भी कंट्रोल हो रहा है. Now what are the factors for which the population is coming down? Not coming down मतलब fertility rate कम हो रही है. Factors are very simple. It must be due to education. Education से the marriageable age, क्योंकि एजुकेशन परस्यू करनी है तो मैरिड एज का जो टाइम पीरियड होता है वो कम हो जाता है, ठीक, मतलब मैरिड एज का जो टाइम पीरियड है बढ़ जाता है. लाइकवाइज एजुकेशन होती है तो भाई एजुकेशन किस लिए करी, एम्प्लॉयमेंट के लिए. सो वुमेन मेंबर वर्किंग आस्किंग फॉर इक्वालिटी, मेन विज़ इक्वालिटी होती है यहाँ पे. एंड अर्बनाइजेशन, सो अर्बन लाइफस्टाइल, हर एक बच्चे का खर्चा है भाई, एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो हम रूरल एरियाज में देखते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड. यूएस नॉट सीकिंग अ न्यू कोल्ड वॉर, बाइडेन. अब यहाँ पे हमारे जो क्या बोलते हैं इसको, यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो गटरेस, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई आप लोग यूएस एंड चाइना आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने, कुछ भी एक दूसरे को बोलते रहते हो, आप इसको बंद कीजिए. सो इस रेफरेंस में जनरल असेंबली में बात करनी थी. सो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा दैट वी डू नॉट सीक अ न्यू कोल्ड वॉर, हमारा ये आइडिया नहीं है. एंड बियॉन्ड दिस उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स प्लेस किए, बिकॉज ही इज़ अ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो ही स्टेटिंग इट टू द वर्ल्ड कि भाई हमारा ये विजन है ऑफ द वर्ल्ड. इन्होंने बात करी है अबाउट द इशू ऑफ तालिबान वाला, कि हमने एक रिलेंटलेस वॉर को बंद कर दिया है अफगानिस्तान में जो हो रहा है. एंड बियॉन्ड दिस कहते हैं कि आर्म्स मिलिट्री एक्शन ऑफ द यूएस इज नॉट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड. वी शुड लुक एट अदर एवेन्यूज लाइक डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक सैंक्शंस, ठीक है, आप सैंक्शन लगा दीजिए, आप ट्रेड सैंक्शन कर दीजिए, कर लो जो कर रहा है. बाकी वो बोल रहे हैं इमर्जिंग चैलेंजेस में वही साउथ चाइना सी वाली बात, प्लस दे आर टॉकिंग अबाउट द इशू ऑफ कोरियन पेनिनसुला. कोरियन पेनिनसुला में नॉर्थ कोरिया और चाइना की बनती नहीं है, सॉरी नॉर्थ कोरिया एंड यूएसए की बनती नहीं है. एंड ही सेइंग दैट वी आर ओपन टू नेगोशिएट विद ईरान. तो यूएस ओबामा के टाइम पे, प्रेसिडेंट ओबामा और ईरान के बीच में देयर वाज अ डील नोन एज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन विच इंक्लूड्स P5 मेंबर्स प्लस वन. P5+1, तो जो यूएन के जो परमानेंट मेंबर्स है प्लस वन कौन सा हो गया, डोंट मेक दिस मिस्टेक, इट इज जर्मनी, ठीक है. सो नॉर्मली जब +1 लिखा होता है यूरोपियन यूनियन होता है, बट इन दिस केस इट इज जर्मनी. P5 आपको पता होना चाहिए, सिर्फ देख लेना अगर नहीं भी पता तो P5 मेंबर्स. तो यहाँ पे ये सब इन्होंने बोला है, ये ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया. बाकी वो बोल रहे हैं कि हम और मीटिंग्स कर रहे हैं, वी आर एंगेजिंग विद द मल्टीलैटरल फोरम्स, उन पे काम कर रहे हैं, वी आर एंगेजिंग विद नाटो, यूरोपियन यूनियन, कॉड, अफ्रीकन यूनियन, ये सब के नाम यहाँ पे दे दिए. जस्टिन ट्रूडोज पार्टी सिक्योर्स विक्ट्री इन कनाडा. अब कनाडा में इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन होने नहीं थे पर करवा दिए इन्होंने, 2 साल प्रीपोन करा लिया, सोचा भाई फायदा हो जाएगा, फायदा हुआ नहीं, बिकॉज ही स्टिल फॉर्म्ड अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट. But this minority government is stable, so Justin Trudeau will remain the president for a longer time. Sorry, he will remain the prime minister. Asian Development Bank cuts India's 2021 growth forecast to 10%. ठीक है, इतना ही काफी था हमारे लिए. एक इन्होंने फोरकास्ट कम कर दिया है, दूसरी इन्होंने बात करी है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन बढ़ रही है ड्यू टू द हायर ऑयल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, और जो खाने की प्राइसेस बढ़ रही है वो तो बाप रे बाप.
सो डबल डिजिट ग्रोथ ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन व्हेन इट कम्स टू पल्सेस एंड वेजिटेबल ऑयल, तो उन्होंने यहाँ पे बात करी है। अब इस रेफरेंस में इंडिया का जो आरबीआई है उन्होंने प्रोजेक्शन दिया था ऑफ 9.5% ग्रोथ रेट। ये कम है बिकॉज एज फार एज आई नो it should be 11% so that we reach at the levels of 2019 प्री पैंडमिक का पहुंचने के लिए हमें कम से कम 11% पे होना चाहिए। तो ये है। अब प्राइमरी रीजन वो ये बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं ये कोविड का क्या सिचुएशन रहेगा, मे बी देयर इज अ डेल्टा वेव लाइक सिचुएशन आ जाए, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, प्लस वैक्सीनेशन रेट थोड़ा स्लो है। अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक होता कौन है? बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इट इज बेसिकली समथिंग लाइक अ वर्ल्ड बैंक बट स्पेसिफिक टू इट्स बेसिकली अ जापान लेड इनिशिएटिव, ठीक है। जापान लेड इनिशिएटिव है जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। जापान के पास सरप्लस फाइनेंस है तो वो इसके थ्रू राउट कर देता है फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज स्पेसिफिकली इन एशिया। एंड इसका जो हेडक्वार्टर्स है, इसलिए हेडक्वार्टर्स आ चुका है क्वेश्चन प्रीलिम्स में, मनीला के अंदर प्लेस्ड है। मनीला इज इन फिलीपींस, ठीक है। तो ये नहीं कि एडीपी जापान से रिलेटेड है तो फिर इट्स प्लेस्ड आउट इन मनीला ओवर हियर। ओवरऑल इट्स वर्किंग इज वेरी वेरी सिमिलर टू द वर्ल्ड बैंक। Okay, next one. India added 521 megawatt of rooftop solar in Q2 2021. ठीक है, 521 मेगावाट। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो इससे में कुछ है नहीं एक्चुअली, बस हमारे पास Q2 का डेटा है कि दीवारों और यहाँ पे छतों पे 520-21 मेगावाट का सोलर पावर लगा दिया है। तो अच्छी बात है भाई, कहीं पे भी घरों की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहीं से निकल जाएगी। सो थर्मल पावर प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो और कम हो जाएगी। हो सकता है दैट दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी एंड सेल टू द पावर यूटिलिटी कंपनीज, जैसे कि वो आपकी रिलायंस पावर हो गई, एनटीपीसी हो गई, उनको बेच सकती है। और ऐसा होता है, जर्मनी के अंदर ऐसा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है। अब ये ऐसा कर क्यों रहा है? बेसिकली बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, प्लस फायदा भी होता है, अल्टीमेटली तो फ्री की इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। बट एज पर द इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव्स है व्हेन इट कम्स टू द क्लाइमेट चेंज, उन्होंने एक टारगेट रखा था कि बाय 2022 इंडिया विल जनरेट 175 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से 160 गीगावाट सोलर का होगा। यहाँ मेगा बोले या गीगा बोले, समझ आ रहा है ना? गीगाहर्ट्ज ज़्यादा फास्ट होते हैं, मतलब गीगा ज़्यादा बड़ा होता है यहाँ पे। अब इंडिया का जो गोल्स है व्हेन इट कम्स टू फुलफिलिंग इट्स कमिटमेंट्स अंडर द COP21 क्लाइमेट चेंज समिट के रेफरेंस में, जो कमिटमेंट्स वर्ल्ड कंट्रीज ने दिए, इंडिया ने भी कुछ कमिटमेंट्स दिए, और उन्होंने कहा है दैट इट एम्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टू 40% बाय 2030। और इसके बियॉन्ड और भी गोल्स बताए हैं, पर स्पेसिफिकली हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये तब होगा जब इंडिया एक तो रूफटॉप वाला करेगा, दैट इज लॉट ऑफ पोटेंशियल, देन मे बी दे कैन बी डेडिकेटेड सोलर पावर प्लांट्स, तो वो सब यहाँ पे होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल वी हैव आज के इस सेशन में। सो यू आर वॉचिंग चेतन भारत लर्निंग एंड विद मी शुभाशीष सिंह रेहाल। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।